गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आज जो है रिवीजन वर्क करेंगे। पिछले क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनके ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं आज हम करेंगे। तो इस श्रृंखला में पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय बरखांस, या बरखान किसे कहते हैं। तो आप सब जानते हैं बच्चों कि बरखान जो है वो वायु के निक्षेपण से बनी हुई स्थलाकृति है। बालू के टिब्बे होते हैं, ये अनुप्रस्थ बालू के टिब्बे, और आकार में जो बड़े होते हैं और धनुष के आकार के होते हैं, जिसके दोनों नोक वायु में उल्टे होते हैं, वायु की दिशा से विपरीत दिशा में होते हैं नोक। इनका ढाल जो है वायु दिशा में साधारण और दूसरी दिशा में जो है वो खड़ा ढाल होता है इनका। तो कहने का अभिप्राय है कि ये बालू के टिब्बे जो हैं वायु की दिशा में उत्तल और दूसरी तरफ अवतल होते हैं। तो ऐसे बालू के टिब्बों को हम बरखान की संज्ञा देते हैं, और ये स्थिर नहीं होते, हवा वायु के साथ साथ जो है इनमें मूवमेंट होती रहती है और ये स्थानांतरित होते रहते हैं। इनकी ऊंचाई 300 मीटर तक होती है। इसी श्रृंखला में अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोस्टेसी, या हिंदी में कहें तो समस्थिति से क्या अभिप्राय है। आइसोस्टेसी ग्रीक भाषा के शब्द आइसोस्टेटियस से लिया गया है, जिसका अर्थ है इन इक्विपोज, अर्थात संतुलन में खड़े रहना। तो समस्थिति का अभिप्राय है स्थैतिक संतुलन या मैकेनिकल संतुलन, यांत्रिक संतुलन किस किस के बीच में, ऊंचे ऊंचे खड़े हुए पर्वत पठारों एवं निम्न घाटियों के बीच में जो ये यांत्रिक संतुलन है, इसी को हम आइसोस्टेसी की संज्ञा देते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ सोयल क्रीप, या मृदा सर्पण से आपका क्या अभिप्राय है। तो सर्वाधिक सामान्य रूप है ये मास वेस्टिंग का या बृहत संचलन का, मृदा सर्पण। तो इसमें होता क्या है, जैसे नाम बता रहा, मृदा सर्पण, मृदा का सरकना। मृदा जो है लंबे काल से पर्वतीय ढाल के सहारे अति धीमी गति से नीचे की ओर निरंतर सरकती रहती है, संचलित होती रहती है, और इसी घटना को हम मृदा सर्पण की संज्ञा देते हैं। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय निफे, निफे से क्या अभिप्राय है। तो जैसा आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा था, निफे जो है, निफे का मतलब है निकिल प्लस फेरस। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो सबसे निचली परत है, पृथ्वी की सबसे अंतिम परत है, उसको हम निफे की संज्ञा देते हैं। ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग है जो कि निकिल और फेरस जैसे भारी पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, और इस परत का विस्तार 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक है, और घनत्व 11 से 12 है। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय पेंजिया, पेंजिया से क्या अभिप्राय है। तो आपने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किया था, वहाँ पे जिक्र आया था पेंजिया का। तो पेंजिया जो है, आप कह सकते हैं कि वैगनर के द्वारा परिकल्पित विशाल महाद्वीप है, जिसके चारों तरफ जो है समुद्र है। और ये जो पेंजिया शब्द जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है, ऑल अर्थ। पेंजिया मीन्स ऑल अर्थ। तो जितने भी भूखंड थे पहले जो है वो एक ही बड़े स्थलखंड का हिस्सा थे, जिसको पेंजिया कहा है वैगनर महोदय ने। ज्योग्राफी इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स इनहैबिटेंट्स, या हिंदी में कहें तो भूगोल में संसार और उसके निवासियों का वर्णन होता है। यह कथन किसका है, किस ज्योग्राफर ने कहा था ये कहा था
ब्रिटिश ज्योग्राफर डेडले स्टिम्प ने। पृथ्वी के भूगर्भिक समय मापक को कितने कल्पों में बांटा जा सकता है? आंसर है 4 कल्पों में। कौन कौन से हैं? नूतन कल्प, सेनोजोइक कल्प, मेसोजोइक कल्प और पैलियोजोइक कल्प। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए नियोजोइक, नूतन कल्प, सेनोजोइक, मीजोजोइक और पैलोजोइक। व्हाट डू यू मीन बाय ओरोजेनेटिक मोमेंट्स या क्षैतिज संचरण से क्या अभिप्राय है? पृथ्वी की वो हलचलें जो क्षैतिज दिशा में समानांतर चलती हों उनको क्षैतिज संचरण या ओरोजेनेटिक संचरण कहा जाता है। इसमें जो है संपीड़न या दूसरे संपीड़न के कारण पर्वतों का जन्म होता है, या इनको हम पर्वत निर्माणकारी संचरण की संज्ञा भी दे सकते हैं। भूमध्य सागर का लाइट हाउस या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है वो किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहे जाने वाला एक ज्वालामुखी है जो कि लेपेरी द्वीप का ज्वालामुखी है। नाम है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। तो कहने का अभिप्राय है कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो कि भूमध्य सागर में स्थित है उसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट से क्या अभिप्राय है? डियर स्टूडेंट्स, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट दोनों जो हैं भूमिगत जल के निक्षेपण से बने हुए स्थल रूप हैं। स्टैलेक्टाइट का निर्माण जब होता है जब चूना युक्त चट्टानी क्षेत्र में कंदराओं की छतों से चूने के जल की बूंदें, चूने का जल जो है उसकी टपकता रहता है और जल तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और उसमें जो चूना मौजूद होता है वो छतों पर लटकता रहता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो छत के सहारे लटकते हुए इस स्थल रूप को स्टैलेक्टाइट कहा जाता है। इसके विपरीत जब चूने से घुली हुई जल की बूंदें धरातल पर टपकती हैं तो उनका जल तो भाप बनकर उड़ जाता है और नीचे नीचे जो है नीचे से ऊपर की तरफ एक स्तंभ का विस्तार होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम जो धरा पे होता है उसको स्टैलेग्माइट और जो छत पे होता है उसको स्टैलेक्टाइट की संज्ञा देते हैं। अगला सवाल है ड्रमलिन से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रमलिन? ड्रमलिन जो है वो हिम नदी के निक्षेपण से बना हुआ स्थल रूप है। हिमोड क्षेत्रों में कुछ ऐसे टीले पाए जाते हैं जिनका आकार उल्टी नाव या आधे अंडे का कह सकते हैं आप होता है। तो इन टीलों को जो है ड्रमलिन की संज्ञा देती हैं और इनका निर्माण हिम नदी के निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा होता है। बीच या पुलीन किसे कहते हैं? बीच या पुलीन जो है वो समुद्री लहरों के अपरदन के द्वारा बनी हुई स्थल रूप है। तट की ओर जब भृगु के पीछे हटने और सागर के द्वारा निरंतर निक्षेपण के कारण सागरीय तटों के साथ साथ जो है एक विशिष्ट क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। इसी समतल क्षेत्र को हम बीच या पुलीन की संज्ञा देते हैं और यहाँ पर जल जो है बहुत कम गहरा होता है। सुनामी से क्या अभिप्राय है? नाम तो आपने बहुत सुना होगा पर इसको परिभाषित कैसे करेंगे? कई बार भूकंपों के द्वारा सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और सागर में उठने वाली इन लहरों को आप सिस्मिक सी वेव्स या भूकंपीय समुद्री तरंगों की संज्ञा देते हैं। इन्हीं भूकंपीय समुद्री तरंगों को जापान में सुनामी तरंगों के नाम से जाना जाता है।